जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का मिशन सक्सेस क्लास पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग को रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 1 कराएंगे। ये जो है प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। कौन सा सेट कराएंगे तो सेट नंबर आप लोग का आज 1 चलेगा। कौन सा प्रकाशन है? रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म है। और कौन सा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल कितने सेट है तो इसमें टोटल आप लोग को 26 सेट देखने को मिल जाएगा। कितना सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों? तो इसमें आप लोग को टोटल 26 सेट देखने को मिलेगा और 26 दिन में हम लोग 26 सेट कर चुके होंगे। इसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा तो वॉल्यूम 2 का डिस्कशन कराएंगे। सबसे पहले बता दें आप लोग को कि हम लोग डिस्कशन ही नहीं, सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे नहीं, इसका डिस्कशन भी साथ में करेंगे। ऐसा आप लोग को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर बताते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका ऑप्शन पढ़ेंगे, उसका आंसर बताएंगे और लास्ट में डिस्कशन भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा देंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में गणेश दत्त समिति, बी में है नाथन समिति, सी में है सैयद फखरुद्दीन समिति, डी है इरविन समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश दत्त समिति। अगर बात करते हैं 1927 के बारे में तो 1927 ईस्वी में ही बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। 1927 में क्या हुआ था? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। देखिए अगर मान लीजिए हम लिखेंगे कि बिहार पशु चिकित्सा विद्यालय का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक बार हम लोग को आप लोग को डिस्कशन जो है बोल देंगे, उसको आप लोग अपने सेट, अगर ग्रुप में सेट मार रहे होंगे तो वहाँ पर सेट के बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल हिमालय, बी में है शिवालिक, सी में है ग्रेटर हिमालय, डी में अरावली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली। अरावली को राजस्थान में आड़ावाला कहते हैं। अरावली को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो अरावली को राजस्थान में आड़ावाला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में है बकासत आंदोलन, बी में है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, सी में है कृषक समाचार, डी में है हुकार हिंदी साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषक समाचार से इनका संबंध नहीं था। अगर बात करें बकासत आंदोलन के तो बकासत आंदोलन कब हुआ था? तो 1937 से 1938 में बकासत आंदोलन आप लोग का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आप लोग को एरर देखने को मिल सकता है, ठीक ना? ये मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए और देखिए एक बार छोटा कर दे रहे हैं इसको। चलिए इसको सॉल्यूशन देखिए करा देते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग का यही है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोलघाट नौगांव में है। गोलघाट नौघाट कहाँ पर? असम है। काजीरंगा असम है, असम घाट के नौगांव में है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख कहाँ पर है? तो कुद्रेमुख जो है चिक्कमगलुरु में। कहाँ पर है कुद्रेमुख? चिक्कमगलुरु में है। चिक्कमगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। पहले बता रहे ऐसा डिस्कशन आप लोग को कहीं पर यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली पालघाट में है। पालघाट के कहाँ पर है? केरल में। साइलेंट वैली पालघाट के केरल में है। अगर बात करें पेंच घाटी नागपुर में है। नागपुर के कहाँ पर है? नागपुर के महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में है क्या? पेंच घाटी महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए में कैमूर, बी में है भागलपुर, सी में है कटिहार, डी में है पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर। इसका राइट आंसर कौन होगा? ए, कैमूर। ओके, चलिए अगर बात करते हैं बिहार के बारे में, देखिए बिहार के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर बिहार हो गया, बिहार के उत्तर में कौन सा जिला है? उत्तर में पश्चिम चंपारण। उत्तर में कौन सा है जिला? पश्चिम चंपारण उत्तर में है। ठीक है, अगर बात करें कि दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में गया जी है हम लोग का बिहार के। बिहार के पूर्व में कौन सा जिला है? पूर्व में किशनगंज है। और बिहार का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बिहार के पश्चिमी जिला आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का कैमूर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान करने का क्वेश्चन है। सबसे पहले बात है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कहाँ पर है? तो चीनी उद्योग आप लोग का मोहाली में है। कहाँ पर है चीनी उद्योग दोस्तों? तो चीनी उद्योग मोहाली में है। चीनी उद्योग कहाँ पर है? मोहाली में है। मोहाली कहाँ पर है? यूपी में। मोहाली कहाँ पर है? यूपी में है। कागज उद्योग कहाँ पर है? कागज उद्योग चंद्रहाटी में। चंद्रहाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, मतलब WB वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है चंद्रहाटी। और बात करें सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो सीमेंट उद्योग सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर कहाँ है दोस्तों? तो सवाई माधोपुर आप लोग का राजस्थान में। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। अगर बात करें लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ पर है? राउरकेला में। राउरकेला में है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 के पास आते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मार लीजिएगा, क्योंकि मिलान करने वाला क्वेश्चन थोड़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का सामने है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सला झील, बी में है चपनाला झील, सी में है कोलेरू झील, डी में है हमीरसर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चपनाल झील जो है आप लोग का असम में स्थित हो जाएगा। ओके, अगर बात करें कि कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और सला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। AR मतलब अरुणाचल, पी मतलब प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में है। हमीरसर झील कहाँ पर है दोस्तों? तो हमीरसर झील आप लोग का गुजरात में हमीरसर झील हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस देखिए एक थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग में के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 115, बी में आर्टिकल 114, सी में आर्टिकल 113, ऑप्शन डी में आर्टिकल 112। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 112। अगर पूछेगा कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन पढ़ देते हैं, यूएसएसआर, बी में है जापान के, सी है आयरलैंड, डी है अमेरिका। तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग जानते हैं किससे लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से आप लोग का मौलिक कर्तव्य तो यूएसएसआर से, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अगर बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड के सिद्धांत से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है आप लोग का कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो ये जो तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर ए में 12वीं अनुसूची, बी में 7वीं अनुसूची, डी में 8वीं अनुसूची, डी में है 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। अगर बात करें कि 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रोकने का कार्य शामिल है 10वीं अनुसूची में। अगर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, तो 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका का जिक्र है। किसका जिक्र है, न्यायपालिका का जिक्र किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है। देखिए हर सेट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक आज बताएंगे, इससे आप लोग पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है सरल वाक्य, बी में संयुक्त वाक्य, सी में है मिश्र वाक्य, डी में अज्ञावाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। देखिए जिस भी सेंटेंस में जब तक तब तक रहेगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, और जिस भी सेंटेंस में और रहेगा, क्या रहेगा, जिस भी सेंटेंस में और रहेगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और सरल वाक्य आप लोग नॉर्मल जो होगा उसको सरल वाक्य हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको कभी नहीं भुलाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हर सेट में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका भी एक ट्रिक बता देंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है रामपत्र लिखता है, बी में है बच्चा जोर से रोता है, सी में सीता गाना गा रही है, डी में राधा खाना बना रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चा जोर से रोता है। अब इसका ट्रिक सुनिए, जिस भी सेंटेंस में क्या का जवाब मिल जाए, जिस भी सेंटेंस में क्या का जवाब मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस भी सेंटेंस में क्या का जवाब नहीं मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे में बच्चा जोर से रोता है, बच्चा क्या रोता है, तो इसमें क्या का जवाब थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। यहाँ पर देखिए राधा खाना बना रही है, इसका देखिए राधा खाना बना रही है, राधा क्या बना रही है, खाना बना रही है। क्या का जवाब मिल गया कि खाना बना रही है। जब क्या का जवाब मिल गया तो ये क्या होगा आप लोग का, ये जो हो गया आप लोग का सकर्मक क्रिया हो गया। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए में है पानी, बी में है दही, सी में है हाथी, डी में है नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन इस सब तीनों को जान लीजिएगा, दही हो गया, हाथी हो गया, पानी हो गया, तीनों का है पुल्लिंग है। क्या है, तीनों पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो। रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार पदबंध है। देखिए यहाँ पर रेखांकित तुम पर किया गया, किस पर किया गया है, तुम पर। तो तुम क्या है, ऑप्शन नंबर ए में संज्ञा है, बी में सर्वनाम है, सी में है और विशेषण है, डी में है क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर तुम जो है संज्ञा के बदले में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहले बता रहे हैं मैथ का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं वीडियो को कम से कम 40 मिनट के अंदर खत्म कर दें। ओके, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का इसलिए हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैथ का है, तो इसका भी हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने है कि नीचे दिए गए हैं जिनके कथन ए और कारण आर कहा गया है। ठीक है, और अभिकथन ए देखिए, अभिकथन ए पढ़िए कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, पानी के अपवर्तन हवा का अपवर्तन से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो 17 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए इसका कैसे होगा,
इसमें ये आप लोग याद रखिएगा कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है हमेशा अवतल की तरह कार्य करता है, और पानी का अपवर्तनांक जो होता है हवा का अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने है कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में विचार करना है। पहला है कि इसका उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बी है इसका उपयोग वाहन के पीछे देखने के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 कौन सा सही है, केवल 1। बी है दोनों, एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी में केवल 2। ऑप्शन नंबर डी में है न तो 1 और न ही 2। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सिर्फ एक सही है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। ठीक है ना। चलिए अगर बात करें कि इसका अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में करते हैं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर बात करें कि वाहन के पृष्ठ दृश्य में किसका उपयोग करते हैं, तो वाहन के पृष्ठ दृश्य में तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ना, अवतल दर्पण का थोड़ा उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर जूम कर देते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब कि अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए में बल, बी में है वेग, सी में विद्युत धारा, डी में है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। लेकिन ये जो तीनों है कौन सा, ये जो लेकिन तीनों आप लोग का है बल हो गया, वेग हो गया और विस्थापन हो गया, ये तीनों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में समान रहता है, डी में पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब चालक तार का तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर यही पूछता है जब अर्धचालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो जब अर्धचालक पूछ देगा तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। अर्धचालक का तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए हम ज़्यादा डाटा न लिखवा, आप सोच रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखवा काहे नहीं रहे हैं। देखिए लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग को लिखवाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो 1-1.5 घंटा का बन जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम। तो हम वीडियो थोड़ा कम बनाने के चक्कर में आप लोग को लिखवा नहीं रहे, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बोल रहे हैं ना आप लोग, सुन लीजिएगा, चाहे इसको आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है हीरे का चमकना, बी में है मृग मरीचिका का बनना, सी में है ऑप्टिकल फाइबर और डी में है तारे का टिमटिमाना। तो बताइए इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ऑप्शन पढ़ देते हैं आप लोग का। ऑप्शन नंबर में ए बी सी, बी है ए सी डी, सी है बी सी डी, डी है ए बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें ए बी सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये जो तारे का टिमटिमाना है ना, परिवर्तन का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है बल्कि अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का ये उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। बी है सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अब ऑप्शन सुनिए। ए नंबर में ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद करने वाला बात क्या है, तो इसमें याद करने वाला यही बात है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। ये बात ये याद करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का है कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई 2026 को कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में इंदौर मध्य प्रदेश, सी में मुंबई महाराष्ट्र, डी में बेंगलुरु कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। अब ब्रिक्स कृषि पूछेगा तो ब्रिक्स कृषि का ब्रिक्स का बैठक कहाँ पर किया गया है, तो इंदौर में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए में कोका गॉफ, बी में एलिना स्वातोलिना, सी में इगा स्वातेक, डी में आर्यन सोबलांका। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी एलिना स्वातोलिना। अगर बात करें इटालियन ओपन की बात कर रहे हैं तो इटालियन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो इटालियन ओपन जो आप लोग का क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स में विजेता तो एलिना स्वातोलिना हो गई और उप विजेता कौन हो गई, तो कोका गॉफ जो है कोका गॉफ उप विजेता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उप विजेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब डिस्कशन आप लोग है, ये सब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोग का। अगर आप लोग को ये डिस्कशन मत कराइए, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करा दीजिए तो हम आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, कमेंट में बताइएगा। लेकिन डिस्कशन आप लोग को बहुत बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, भले भी थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मई 2026 में हुए चुनाव के बाद केरल के नए सीएम कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए में पिनराई विजयन, बी में है रमेश चिनिथिल्ला, सी में है वीडी सतीशन, डी में है केसी वेणुगोपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडी सतीशन केरल के नया सीएम बने हैं। केरल के नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल
3 के तहत। और बी.डी. सतीशन से पहले केरल के सीएम कौन थे? तो बी.डी. सतीशन से पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, बी में पश्चिम बंगाल, सी में है बिहार, डी में नागालैंड। रेंगमा जो है नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। नागालैंड का एक फेमस लोक नृत्य है, उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट में। तो बांस नृत्य। बांस नृत्य कहाँ का है और यहीं का है? कहाँ का है? नागालैंड का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में वेनेजुएला, सी में बेल्जियम, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो जो एंजल्स फॉल्स है वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला की बात करें राजधानी कहाँ पर है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। कहाँ पर है? काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? तो गिर वन बताइए आप लोग कहाँ स्थित है? तो गिर वन आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, बी में है गुजरात, सी में है उड़ीसा, डी में है अंडमान निकोबार। तो गिर वन जो है आप लोग का गिर वन गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर होगा? गुजरात में गिर वन स्थित है। अगर बात करें उड़ीसा में क्या है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 29 है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश, बी में मेघालय, सी में लद्दाख, डी में उत्तराखंड। तो वांगला उत्सव जो है आप लोग का मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है वांगला उत्सव? मेघालय में मनाया जाता है वांगला उत्सव। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि वांगला उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वांगला उत्सव जो है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की सक्रिय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भारत के ऑप्शन नंबर ए में है 17.64%, बी में 20.98%, सी में है 12%, डी में 14.8%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17.64%। कितना हो जाएगा? 17.64%। और बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सक्रिय जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक हुई है? तो नागालैंड। किस राज्य की ऋणात्मक हुई है? नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हुई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ होता है? बजट अधिशेष का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है जब एकत्रित राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य हो, बी है जब व्यय की गई राशि एकत्रित राजस्व के बराबर हो, सी है जब व्यय आय से अधिक हो, डी है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब एकत्रित राजस्व जो हो गया आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो उसी को बजट अधिशेष कहते हैं। अगर बात करें कि भारत की पहली बजट कब पेश किया गया था, तो भारत की पहली बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1860 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली बजट कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? इस भूमिका का निर्वहन ऑप्शन नंबर ए में मंत्रिमंडल, बी में योजना आयोग, सी में चुनाव आयोग, डी में वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुनाव आयोग। अगर बात करते हैं बजट सूचना आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की बात करते हैं जिक्र के बारे में, तो चुनाव आयोग का जिक्र किस भाग में है? तो चुनाव आयोग का जिक्र जो है भाग 15 में है। किस भाग में है? भाग 15 में है। किस अनुसूची में है? तो ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में है। चुनाव आयोग का जिक्र भाग 15 के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इसका जिक्र है। किसका? चुनाव आयोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है श्वेत पैगोडा, बी में है काला पैगोडा, डी में है कांस्य पैगोडा, डी में है स्वर्णिम पैगोडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काला पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? काला पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पड़ा? उड़ीसा में है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। देखिए हम लिख नहीं रहे, आप लोग को बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक ना? लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, बार बार कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग का है कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, बी में है उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सी में है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, डी में है कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगर बात करें कैबिनेट मंत्री के बारे में, तो कैबिनेट मंत्री के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। और कैबिनेट शब्द का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 352 के 3 में है कैबिनेट शब्द का जिक्र। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग का है 1991 के बाद में सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है विदेशी व्यापार में कम करना, बी है करों में वृद्धि करना, सी में कृषि सब्सिडी को कम करना, डी है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार
सरकार के शेयर की बिक्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में सुमित्रा नंदन पंत, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि है। अगर बात करते हैं हाँ, और बस यही, और इसके बारे में और नहीं है। और बात करते हैं कामायनी को प्रकाशित कब किया गया था, तो एक बार आप लोग याद नहीं है हमको डाटा कामायनी को कब प्रकाशित किया गया था, अब कमेंट कर दीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के पास चलते हैं। क्वेश्चन 37 है कि कॉलम 1 को मुहावरे का कॉलम 2 में, मतलब मुहावरा है, इसको मिलान करना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, वीडियो रोक लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ए का कौन सा होगा, दू। आसमान सिर पर उठाना क्या होगा, बहुत शोर करना हो जाएगा। आंखों का तोरा होना जो होगा, बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय होना हो जाएगा। 9 2 11 होना तो भाग जाना या गुल हो जाना हो जाना। आसमान से तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य कर देना। ये सब इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है कवित्री, बी में है कवियत्री, सी में है कवियत्री, डी में है कवित्री। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिए, कवित्री कैसे लिखाता है इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग का शायद मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 के ए में है 5/2, बी में है 7/5, सी में है 2/5, डी में 7/2। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7/2। ऐसा नहीं है कि हम मैथ नहीं बना सकते हैं। ये देखिए व्युत्क्रम पूछा है ना, 1/α + 1/β का वैल्यू पूछा है, और अल्फा और बीटा कैल्शियम ले लीजिएगा, अल्फा × बीटा हो जाएगा, ऊपर कट के अल्फा + बीटा हो जाएगा, और अल्फा + बीटा का माइनस बी बाई ये वैल्यू रख दीजिएगा, अल्फा × बीटा का सी बाई ये रख दीजिएगा, और दोनों को काटा के इसका आंसर 7/2 आ जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आप लोग को नहीं करवा रहे हैं। मैथ का डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का है, तो इसका भी हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32√3। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। बी है एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, बी में है दोनों, 1 और 2 दोनों, सी में है केवल 2, डी में है न तो और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 जो है दोनों सही है। देखिए अगर बात करते हैं समस्थानिक के बारे में, तो इसकी प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है। और इसके जो है रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जिससे में C612 और C614 के बारे में जान गए, तो इसी में प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। और इसमें परमाणु संख्या भी समान है, और परमाणु द्रव्यमान 14 है, यहाँ पर लिखिए परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन रासायनिक गुण भी समान होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए में Na2CO3, बी में NaHCO3, डी सी में NaOH, डी में NaCl। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का किस में यूज किया जाता है, तो इसका यूज आग बुझाने में भी किया जाता है। किसमें, आग बुझाने में भी किया जाता है। और बात करें कि इसके बारे में और Na2CO3 के बारे में, तो इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के पास आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है। आवर्त की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है समान रहता है, डी में है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या कहा जाएगा, और पूछेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो हो जाएगा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में पूछा है, इसलिए घटता है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, बी इनका pH 7 से कम होता है। तो इसमें एक गलती है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। इसमें हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, इसका एक गलती है लेकिन तीनों सही है। कौन सा गलती बात है, यहाँ पर ये जो है ये गलती है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है ये गलत है, लेकिन ये तीनों सही है। ये जलीय विलयन में OH- आयन नहीं, H- आयन देते हैं। ओके, इसका राइट आंसर आप लोग का ए, बी और डी हो जाएगा। कौन सा होगा, ए, बी और डी। ओके, इरर था क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सेट से एक भी इरर आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग का है
कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए अभिकथन है आप लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सुनिए अब, ए और आर दोनों सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसमें याद करने वाला बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये याद करने वाला बात है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्लड के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। दूसरा कथन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। अपोजिट में से कौन सा कथन सही है? तो हमको लग रहा है आप लोग आंसर इसका आप लोग दे लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में दोनों 1 और 2 दोनों, डी में न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग के सामने है कि दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑप्शन नंबर ए में 13 मई, बी में 14 मई, बी में सी में 15 मई, डी में 16 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया है? 16 मई को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 के पास आते हैं। 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में विशाखापट्टनम बंदरगाह, बी है कोच्चि बंदरगाह, सी है त्रिकोमाली बंदरगाह, डी है कोलंबो बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलंबो बंदरगाह में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से कौन सी गई है? तो भारत की तरफ से INS सागर जहाज गई है। कौन सी जहाज गई है? INS सागर और भारत की तरफ से जहाज गई है। क्वेश्चन नंबर 50 जो 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल और सरकारी नियमों को आसान बनाने के अभियान के दोनों चरणों को पूरा करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम, बी में त्रिपुरा, डी में सी में असम, डी में मेघालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। तो 50 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम खत्म हुआ। 25 मिनट सोच रहे हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन ही करने में 25 मिनट लग गया। तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 40 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचाओं पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? ऑप्शन नंबर ए में भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है रोलेट 1919, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है। और बात करते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, तो इसके द्वारा ही पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो इस ऑप्शन नंबर ए में भक्ति कविता, बी है नाट्य ऐतिहासिक प्रदर्शन, सी है वैशेषिक वैज्ञानिक लेखन, डी है विस्तृत दार्शनिक परिचर्चा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति कविता। मध्यकाल में भक्ति कविता स्रोत थी। भक्ति आंदोलन को सबसे पहले किसने बढ़ाया था? तो अलवार और नैनार संत बढ़ाए थे। अलवार संत कितने थे? 12, नैनार संत कितने थे? 63। और बात करके अलवार किसको मानते थे? तो वैष्णव भगवान को, और नैनार किसको मानते थे? शिव भगवान को। ये सब डिस्कशन आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भाबर क्षेत्र विशाल मैदान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हिमालय के गिरिपाद के आसन में, बी में ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे, सी है सिंधु मैदान के पश्चिम में, डी है तराई के ठीक दक्षिण में। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय के गिरिपाद के आसन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जिला न्यायालय और अध्ययन न्यायालय पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किनके पास है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय, बी में है भारत राष्ट्रपति, सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, डी है राज्य सरकार। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास है। ठीक ना। और बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, तो अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के आर्टिकल 6 में है। किस में है? किस भाग में है? संविधान के भाग 6 में। किस भाग में है? संविधान के भाग 6 में है अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 संकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल को विलय के कारण, बी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को शामिल करने के कारण, सी आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, डी है जनगणना डेटा में त्रुटियों के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर और सी हो जाएगा, आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी के मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होना पड़ा? तो भाषाई आधार पर गठित होना पड़ा राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी में तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कब इसको गठित किया गया था? तो 1953 ईस्वी में कब किया गया था? कब? 1953 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में चंपारण सत्याग्रह, बी में खेड़ा आंदोलन 1918, सी में खिलाफत आंदोलन 1928, डी में असहयोग आंदोलन 1920 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन 1928। ये सही नहीं है। ये कब गया था खिलाफत आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में
स्टार्ट हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है झांसी, बी में है मेरठ, सी में है दिल्ली, डी में है कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरठ। अगर बात करें 1857 क्रांति के बारे में, तो 1857 क्रांति के समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम पामर्स्टन थे, और 1857 क्रांति के समय बात करते हैं कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया थी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 59 बोलूँ और मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लोहा, बी में तांबा, सी में कांसा, डी में सोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है? ऑप्शन नंबर ए में है कंबोडिया, बी में इंडोनेशिया, सी में नेपाल, डी में मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। जकार्ता का पुराना नाम क्या है? तो जकार्ता का पुराना नाम बटाविया है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 जो कि इंग्लिश का है, और निम्नलिखित में से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही इज एडिक्टेड डॉट 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 गैम्बलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है विथ, सी में है 2, डी में है इन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। देखिए ट्रिक इसका बता दे रहे हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ईडी आ जाएगा उसमें क्या लग जाएगा आप लोग का, उसमें जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ईडी आ जाएगा उसके प्रीपोजिशन में टू का उपयोग होगा। जैसे में हो जाएगा आप लोग का डेडिकेटेड, डिवोटेड, एडिकेटेड, इस सब में क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स एस है? किस सेंटेंस में सफिक्स एस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में इंडलेस, बी में ऑनलेस, सी में केयरलेस, डी में ऑब्लेस। बताइए इन सब में किस किस में लेस का उपयोग किया गया है? और तो इसका राइट आंसर बता दें, चलिए इसका राइट आंसर बता देना। इसका राइट आंसर आप लोग का 1 और 3 हो जाएगा। इंडलेस और केयरलेस में किया गया है लेस का प्रयोग, लेकिन ये जो दोनों है ये मूल शब्द है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब समानार्थक आप लोगों को पूछ रहा है। ल्यूसिड का समानार्थक बताइए है। ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूजिंग, बी में क्लियर, सी में है डार्क, डी में है रिगिड। तो ल्यूसिड मतलब बता, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्लियर। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट होता है और क्लियर मतलब भी स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डोर। तो देखिए लुक डाउन अपॉन, पहले इसका ऑप्शन सुनिए, इसका आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पहले इसका ऑप्शन है तुम्हें गरीब को नीचे नहीं देखना चाहिए, बी है तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, सी है तुम्हें गरीबों को नीचे नहीं देखना चाहिए, डी है गरीब लोगों को नीचे की ओर नहीं देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, और बात करें इसके डिस्कशन के बारे में, तो यहाँ लुक डाउन अपॉन का होता है घृणा से देखना। क्या होता है? घृणा से देखना। इसी से आप लोग को पकड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं कि वह छोटी से छोटी मैथ की क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 का भी राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 के पास आते हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए में वृक्क में, बी में यकृत में, सी में अग्नाशय में, डी में मूत्राशय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। लेकिन रक्त कहाँ पर छनाता है? तो रक्त छानने के बाद आ जाएगा यहाँ पर, रक्त कहाँ पर छनाता है? तो रक्त छाना आ जाएगा वृक्क में, मतलब किडनी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो पौधे की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सिन, बी में जिब्रेलिन, सी में साइटोकाइनिन, डी में एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है। और बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल को ही क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट की तरफ है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस मतलब विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है तपेदिक, बी में डेंगू, सी में एड्स, डी में है हैजा। इसका राइट आंसर हम बता दें आप लोग का, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि डेंगू और जो एड्स है क्या हो जाएगा? ये विषाणु से होने वाला रोग होगा। विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ए चाचा इन्हें डांटो खारे गाल पर छापो, इसमें जितना आ जाएगा ये विषाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, बी बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सुनिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्योंकि इसका बात करते हैं इसके बारे में कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला कथन है ये कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, बी। और दूसरा कथन है एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें सिर्फ केवल एक ही सही है, एमएस वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ये जो है वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है HTTP, बी है HTTPS, सी है FTP, डी में है SMTP। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HTTPS। ठीक है, असुरक्षित रूप से डेटा को असुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? असुरक्षित पूछ देता है, तो असुरक्षित पूछ देता है तो आप लोग का यहाँ पर हो जाता है HTTP। ओके, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पर? सुरक्षित पूछा है, सुरक्षित रूप से संचालित, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HTTPS। ओके, देखिए आप लोग का थोड़ा सा ब्लू पेन से यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग को पहले बता रहे हैं कि सिर्फ इसी वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगला सेट होगा, सेट 2, 3, 4, इस सब में कुछ नहीं दिक्कत होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया को पोर्ट कलांग पहुंचने वाले भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में NS सागरिका, बी में NS सागरधवानी, सी है NS तरंगिणी, डी है NS मकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NS सागरधवानी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 14 मई 2026 का इस मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? ऑप्शन नंबर है नीति आयोग, डी है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, सी है इसरो, डी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 75 है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए में है 50,000, बी में 75,000, सी में 1 लाख, डी में 1,50,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 है एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है नेशनल डिफेंस एक्ट, बी में है नेशनल डिफेंस एकेडमी, सी में है नॉर्थ डिफेंस एकेडमी, डी में है नॉर्थ डायनेमिक एकेडमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनडीए का है पुणे के खड़गवासला में, इसका स्थापना 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए आप लोग इसको मिलान कर वीडियो रोक कर इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृत, बी में है पाली, सी में है संस्कृत, डी में है अपभ्रंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाली। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 79 है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 12 जनवरी, बी में 28 फरवरी, सी में 15 अगस्त, डी में 14 नवंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 फरवरी। क्यों 28 फरवरी को? एक सेकंड, जस्ट सेकंड गाइज, और एक सेकंड गाइज, ये क्या हो गया? एक सेकंड में आप लोग का वीडियो स्टार्ट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस स्टार्ट होने वही वाला है। जस्ट अ सेकंड गाइज, बस स्टार्ट हो गया। कहाँ पर थे हम लोग? 80 नंबर क्वेश्चन नहीं थे आई थिंक, हाँ यहाँ पर थे। 79 नंबर क्वेश्चन थे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का हम बता चुके हैं कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और बात करें कि क्यों मनाते हैं 28 फरवरी को? क्योंकि रमन प्रभाव का खोज सीवी वेंकटरमन ने किया था, इसीलिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1747, बी में 1747, सी में 1733, 53, डी में 1753। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत में 1743 में आया था, लेकिन गद्दी पर कब बैठा था, मतलब कि गवर्नर कब बना था? तो बंगाल का गवर्नर 1757-1760 में बना था, और एक बार और बना था 1765 से 1767 में। क्वेश्चन नंबर 81 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए में 1801, बी में 1805, सी में 1809, डी में है 1812। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1801 में। अगर बात करें किस ब्रिटिश को सौंपे थे, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को सौंपे थे, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1799 से 1805 था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। और बात करें औरंगजेब के शासन काल के बारे में, तो औरंगजेब का आप लोगों का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 था। कितना था? 1658 से लेकर 1807 औरंगजेब का 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 83 मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे? तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी में कलकत्ता, सी में बेंगलुरु, डी में लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन। और बात करें टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु 1799 में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए में क्लाइव, बी में हॉलवेल, सी में वेंसीटाट, डी में वेरी लास्ट। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उस समय वहाँ का गवर्नर जो था आप लोग का वेंसीटाट था। कौन था? वेंसीटाट था। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन
डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड। तो एक्सप्लेन्ड विथ है तो आप लोग समझ गए होंगे किसका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पढ़ ले रहे हैं। ही सेड अलास आई एम रूइंड। बी है ही सेड हुरा आई एम रूइंड। सी है ही सेड आई एम रूइंड। डी है ही सेड हाउ रूइंड आई एम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ही सेड अलास आई एम रूइंड। क्वेश्चन नंबर 87 है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिटिगेट, इसका उल्टा बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लेसन, बी में है ओरोजन, सी में है रिलीव, डी में इंप्रूव। तो देखिए मिटिगेट मतलब होता है समस्या को कम करना और रोजन मतलब होता है समस्या को बढ़ाना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि नरेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर सेंटेंस आप लोग का दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए में है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज टू एज हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 के आंसर देखिए, 89 के आंसर बता दे रहे हैं आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। ओके, हिंदी। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 1500। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर में बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन है ए और बी, बी है बी और सी है सी और डी है ए और डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी। इनपुट डिवाइस जानते हैं किसको कहते हैं? जो बाहर का डिवाइस हो गया ना, जैसे में हो गया आप लोग का कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये सब जो बाहर का सामान हो गया उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नीचे दिएगा अभिकथन ए और कारण आर के सही विकल्प चुनना है। अब सप्ताह मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। बी कथन आर देखिए, कथन कारण आर देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए और सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ओजोन परत जो होता है सप्ताह मंडल में पाया जाता है और जो ओजोन परत होता है पराबैंगनी किरण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है यह पृथ्वी का मंडल को गर्म रखने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इसके प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं और इसके दोनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वायुमंडल को गर्म करता है और इसका प्रमुख गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बहुदिशीय, बी में है द्विदिशीय, सी में है एक दिशीय, डी में चक्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर ए में प्लास्टिक की बोतल, डी है डीडीटी, बी है सब्जी के छिलके, डी है कागज। इस चारों में बताना है कौन जैव निम्नीकरण है। इसका राइट आंसर पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन करवा दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी और डी देखिए, जैव निम्नीकरण किसको कहते हैं? वैसा जो सड़ गल जाए उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जो सड़ी गले नहीं उसको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे में ये दोनों प्लास्टिक का बोतल और डीडीटी जो हो जाएगा अजैव निम्नीकरण हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बना लीजिए। इसका डायरेक्ट हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि कोई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है 4Fe+3O2 2Fe2O3। ओके, ऑप्शन नंबर ए में Fe+Fe2O3, बी है Fe, सी है Fe2O3, डी है O2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ वो पूछ रहा है, तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ Fe हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटते हैं उसको अवकरण कहते हैं। उसी तरह जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगा उसको अवकरण कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या घटेगा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, बी में इटली, सी में कनाडा, डी में फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस। अगर बात करें 2025 में कहाँ पर हुआ था G7 शिखर सम्मेलन? कनाडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 को मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर का स्थिर रखा है। वर्तमान में रेपो दर का कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 6%, बी है 6.25%, सी है 5.25%, डी है 6.75%। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.25%। क्वेश्चन आज का लास्ट है। अगर रेपो दर के बारे में बात करें, रेपो दर क्या होता है? तो आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक को कर्ज देता है ना, तो उसी को रेपो दर कहते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोग का कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस बीमारी
बीमारी को उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया। ऑप्शन नंबर ए है तपेदिक, बी है मलेरिया, सी है डेंगू, डी है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। तो आप लोग का सही क्वेश्चन खत्म होगा। आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग डिस्कशन इसी तरह का चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम लोग इसी तरह का डिस्कशन चाहते हैं। अगर आप लोग डिस्कशन नहीं चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाए और कम समय में वीडियो खत्म हो जाए, और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन और ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आप लोग बताइएगा, हम वैसा आप लोग को कर देंगे। लेकिन आप लोग कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आप क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर तो इसका बुक में भी दिया गया है, लेकिन डिस्कशन यहाँ पर करा दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग अपने जो ग्रुप में सेट लोग मारते होंगे तो वहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अपने सेट पर। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।